हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि समाजशास्त्र के सिलेबस में आता है वो है परिवार। तो आखिर में परिवार क्या होता है और परिवार के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपनी क्या राय दी है, उनके क्या कथन हैं, परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परिवार जो होता है वो जो सामाजिक संरचना है हमारे समाज की, उसकी एक प्राथमिक इकाई मानी जाती है। हम सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार जो है वो हमें, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, परिवार का कोई न कोई रूप हमें ज़रूर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करेंगे सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे के एक कथन से। इन्होंने कहा है कि परिवार समाजशास्त्र विषय की अध्ययन इकाई है। ये आप लोगों को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से कुछ की टर्म्स होते हैं जो कि हमें याद रखने रहते हैं। पूरा का पूरा कथन नहीं याद हो पाता है, तो इसलिए आप लोग की टर्म्स ज़रूर याद रखिए कि आखिर में किसी भी कथन में, किसी भी कोट में की टर्म्स क्या आता है, जिससे कि आप लोग इजीली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अगला कथन हम लोग देखते हैं सिडनी ए गोल्डस्टोन का। इन्होंने कहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। तो ये कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं, जो लाइन है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इसमें की टर्म्स हैं। चार्ल्स कूले का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि परिवार जो है वो मानव जीवन की कोशिका है। तो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि मानव जीवन की कोशिका परिवार को चार्ल्स कूले ने कहा है। मेलिनोस्की का एक कथन है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य जो है वो पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बात सही है कि जब हम आदिम समाज की बात करें या ये कहें कि मनुष्य जब बिल्कुल अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तो वहीं से लोग एक दूसरे से संबंधित होते चले गए और परिवार का रूप हमें देखने को मिलता है। तो परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आज इतने सभ्य अवस्था तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का अस्तित्व तब भी था और परिवार का अस्तित्व जो है वो आज भी है। ये सभी कथन को अगर हम एक साथ देखें, समझें, तो परिवार का अर्थ ये निकलता है कि साधारणतया परिवार को एक ऐसे, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे पाए जाते हैं। तो जो परिवार का हमें स्वरूप दिखता है वो हर परिवार में हम यही देखेंगे कि पति, पत्नी और उनके बच्चे अवश्य होते हैं, तथा जिसमें इन बच्चों की देखरेख तथा पति पत्नी के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश होता है। यहाँ पे एक बात मैं और अवश्य बता दूं कि आज का जो समय है, आज के आधुनिक समय में हम देखेंगे तो परिवार का स्वरूप हालांकि परिवर्तित हो गया है। ये जो कथन यहाँ पे दिख रहा है कि पति, पत्नी और उनके बच्चे पाए जाते हैं, आज के समय में अगर आप लोग देखेंगे सिंगल पेरेंट्स का भी जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है कि सिर्फ मदर ही है, उसने एक फैमिली बना ली है बच्चे के साथ में, या फादर ही सिंगल अपने बच्चों के साथ एक फैमिली बना लेता है। तो ये स्वरूप देखने को आजकल मिलता है।
लेकिन परिवार का जो स्वरूप है वो जरूर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परिवार है ही नहीं। यहाँ पे मैकाइवर एवं पीस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन या फिर इसे जन्म कहते हैं एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो ये कथन जो है बच्चों के जनन एवं लालन पालन या बच्चों के जन्म एवं लालन पालन और निश्चित यौन संबंधों की बात मैकाइवर एवं पेज करते हैं। बर्गिस व लॉक के अनुसार परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बर्गिस व लॉक जो हैं वो संबंधों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बोलते हैं विवाह, रक्त या फिर दत्तक संबंध, अर्थात जो हम गोद लेते हैं इस तरीके के जो संबंध होते हैं, इससे संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं एवं एक दूसरे पर स्त्री पुरुष, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते व अंतःक्रिया करते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने रिलेशंस की बात की है, विवाह की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, जो हम गोद लेते हैं उसकी बात करते हैं ये, और संबंधों की बात करते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं, माता पिता के संबंध होते हैं, पुत्र पुत्री के संबंध होते हैं, भाई बहन के संबंध के रूप में हमें एक दूसरे पे ये लोग असर डालते हैं। तो हर परिवार में होता है कि भाई बहन या माता पिता या फिर पुत्र पुत्री, इस तरीके की जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो हमें देखने को मिलते हैं और इस तरीके से इन संबंधों के साथ ये एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ये कथन जो है बर्गिस व लॉक का है। किंग्सले डेविस का कथन हम लोग देख लेते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें स्वगोत्रता के संबंध होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है आप लोगों को। परिवार में अगर कथन किंग्सले डेविस का है तो इन्होंने स्वगोत्रता की बात की है और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। लूसी मेयर का कथन है कि परिवार एक आम गृहस्थ या फिर हम गृहस्थ कह सकते हैं समूह है जिसमें माता पिता और संतान जो हैं वो साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ये गार्हस्थ जीवन की बात करते हैं, गार्हस्थ ग्रुप की बात करते हैं या फिर गृहस्थ ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि माता पिता और संतान जो है उनकी वो साथ साथ रहते हैं और इसके मूल में दंपति और उसकी संतान रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ माता पिता और बच्चों को फोकस किया है लूसी मेयर ने। इलियट एवं मैरिल का कथन परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो यहाँ पे इनके कथन में इलियट एवं मैरिल के सिर्फ और सिर्फ जो की टर्म निकल के आता है वो है जैविक सामाजिक इकाई। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्लेयर का कथन हम लोग देख लेते हैं। क्लेयर का कथन है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। तो ये भी बात माता पिता और संतानों की ही कहते हैं, लेकिन ये संबंधों की एक व्यवस्था मानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। निमकॉफ का कथन है कि परिवार की परिभाषा परिवार पति पत्नी बच्चों सहित या उनके बिना अथवा मनुष्य अथवा स्त्री अकेले का बच्चों सहित कम या अधिक स्थिर समिति है। तो निमकॉफ का कथन यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये लगता है कि जो आज का समय हमें देखने को मिल रहा है उसमें ये कथन पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे बात चाहे वो पुरुष की हो रही हो, यहाँ पे मनुष्य से अर्थ है
किसी भी पुरुष या स्त्री की बात हो रही है, या फिर स्त्री अकेले ही बच्चों सहित कम या अधिक एक स्थिर समिति के रूप में परिवार का निर्माण करते हैं। एस.सी. दुबे का कथन है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है, उसमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है। तो यहाँ पे इनके कथन में आप लोगों को एक डिफरेंट जो लाइन दिखेगी वो यही है कि कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति मिली रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। मर्डॉक का कथन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, यहाँ पे इन्होंने इसकी विशेषताओं की बात की है। तो इन्होंने कहा है कि एक सामान्य निवास होता है, आपस में आर्थिक सहयोग होते हैं, जनन है, इनमें दो लिंगों के बालिग शामिल होते हैं जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या फिर गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मर्डॉक का कथन देखा जाए तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन्होंने जो परिवार का परिभाषा देने की कोशिश की है वो हमें यहाँ पे दिखता है। अब अगर हम सारे कथन को देख लें, जितने भी थिंकर्स ने अपने अपने कोड दिए हैं परिवार को लेके, तो ये कुछ कॉमन हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य क्या होता है, अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, अर्थात एक जनरल, एक कॉमन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होती है जो कि हमें हर जगह लगभग देखने को मिलती है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो मैकाइवर एवं पीस के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विवाह संबंध। तो परिवार की सामान्य विशेषताओं में हम ये देखेंगे कि विवाह संबंध के द्वारा ही परिवार का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो विवाह संबंध पक्का होता ही होता है। विवाह का अपना एक स्वरूप होता है। वंश नाम की व्यवस्था होती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा से पिता, पिता से बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, इस तरीके से वंश नाम की एक व्यवस्था चलती रहती है। आर्थिक व्यवस्था देखने को मिलती है, लोग दूसरे पे एक कहें आर्थिक रूप से डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे परस्पर निर्भर होते हैं और सामान्य निवास देखने को मिलता है। अर्थात परिवार जो होता है वो एक ही घर के अंदर निवास करता है, तो एक सामान्य निवास स्थान देखने को मिलता है। परिवार की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? स्पेसिफिक कुछ विशेषताएं हैं जो कि हर परिवार में देखने को मिलती है, तो वो क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट ये निकलता है कि ये सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिकता की बात यदि करें तो कोई भी समाज हो, चाहे वह आधुनिक समाज है या फिर प्राचीन समाज रहा हो, शहरी हो या फिर ग्रामीण समाज रहा हो, सभी में परिवार का जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता रहा है। प्रत्येक मनुष्य जो है किसी न किसी परिवार का सदस्य जरूर रहता है। हम भी किसी परिवार के सदस्य हैं, आप सभी लोग भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं और उसके सदस्य होते हैं तथा भविष्य में भी ये रहता है, हमें दिखाई
देता है। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी हो गई है तो वहाँ पे हमें परिवार का अस्तित्व नहीं देखने को मिलेगा। तो परिवार जो है ये हमें हर जगह, हर समय, हर काल में देखने को मिला है। भावात्मक आधार की यदि बात करें तो ऐसा हम देखेंगे कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वह आपस में परस्पर भावात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच जो एक हमें प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना, त्याग की भावना ये देखने को मिलती है, ये भावनाओं से ही तो जुड़ी हुई होती है। तो भावात्मक आधार जो है वो हमें देखने को मिलता है। आप लोग ऐसा देखेंगे कि बहुत ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे की भलाई के लिए या एक दूसरे के वेल फीलिंग के लिए एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। चाहे अपने भले थोड़े कष्ट में रहेंगे लेकिन सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो भावात्मक आधार जो है वो परिवार की बहुत बड़ी विशेषता है। रचनात्मक प्रभाव की बात यदि करें तो अगर हम लोग ये देखें कि एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद से वो जिस परिवार का सदस्य है उसमें माता पिता का व्यवहार कैसा है, या फिर उस परिवार में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, नाना नानी हैं, जो लोग भी हैं उनके किस प्रकार के विचार हैं, किस तरीके से बच्चा उनसे क्या क्या सीखता है, यही देखें तो एक तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो हमें रचनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चे की किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी डेवलप होती है या व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें उसके परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी चार्ल्स कूले का। इन्होंने कहा है कि जो परिवार होता है वो मानव स्वभाव की पोषिका होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव स्वभाव की पोषिका। परिवार जो होती है वो मानव स्वभाव की पोषिका होती है। इसको कहते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग समझ लीजिए, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर की टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये चार्ल्स कूले के द्वारा कहा गया है। सीमित आकार की यदि बात करें तो हम देखेंगे कि परिवार में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 200, 400 या 1000 लोगों की जनसंख्या देखने को मिलती है। इसका अपना एक सीमित आकार होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस जो परिवार का हमें स्वरूप देखने को मिलता है वो तो या तो ब्लड रिलेशन से देखने को मिलता है, जो खून के संबंध होते हैं, या फिर विवाह के जो संबंध होते हैं उनसे देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि परिवार जो है वो इसलिए सीमित आकार में होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे दादा दादी 1 मिनट, हमारे दादा दादी देखने को मिलेंगे, उसके बाद से माता पिता होते हैं और फिर उसके बाद से देखेंगे तो बच्चों की बारी होती है। लेकिन इस जनरेशन तक आते आते ये देखने को मिलता है कि जो पिछली पीढ़ी होती है वो समाप्त हो जाती है और माता पिता जो हैं वो इनकी जगह ले लेते हैं तथा बच्चे जो हैं वो माता पिता की जगह लेते हैं और उनके बच्चे बच्चों की जगह ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो परिवार में एक सीमित आकार देखने को मिलता है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है, तो परिवार की जो स्थिति है वो हम ये देखेंगे कि सामाजिक संरचना में केंद्र में है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से ही होता है। क्योंकि जो हम बोलेंगे समाज है तो समाज क्या है, आखिर में सदस्यों से मिलके बना हुआ है और जो सदस्य हैं वो प्रत्येक सदस्य
किसी न किसी परिवार का निर्माण करते हैं। तो परिवारों से ही मिलके हमें ये सामाजिक संरचना जो है वो देखने को मिलती है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, ये हमें देखने को मिलता है कि परिवार में प्रत्येक जो सदस्य होता है वो अपना कुछ न कुछ उत्तरदायित्व निभाता है। अगर मान लीजिए कोई संकट का समय आ जाए तो व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए, वो अपने सोसाइटी के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी त्याग व बलिदान करता रहता है। परिवार के लिए वह सब बड़े से बड़ा अगर त्याग करना पड़े तो वो तैयार रहता है, क्योंकि यहाँ बात परिवार की होती है। कोई कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन परिवार पे किसी प्रकार की आँच आए या वो परिवार जो है जिससे कि वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो किसी तकलीफ में आए, संकट में आए, वो बर्दाश्त नहीं होता है। सदस्य हमेशा ही एक दूसरे के हित व सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। माता पिता जो हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती ही है कि अपने आप को कष्ट में रखते हुए बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। आप लोग अगर परिवार की एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए जिसमें कि अभी तुरंत कोई माता पिता बना होता है, बच्चा है एकदम छोटा सा है, तो आप लोग देखेंगे कि परिवार की जो ये संरचना आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अगर मान लेते हैं नवविवाहित कोई जोड़ा है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा है और फिर वो पेरेंट्स बन जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, मान लेते हैं कि कोई बच्चा हो गया। अभी इस कंडीशन में आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये इनको माता पिता होने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बच्चे की जो टेक केयर है, उसकी देखभाल है, वो इन्हें करनी ही करनी है। तो बच्चे को तो पता नहीं है कुछ, वो तो बिल्कुल अनजान है। उसको देखने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं, या ये कहें कि जो ये माता पिता हैं, नए माता पिता हैं, ये रात भर जगते हैं। अपनी ज़रूरत की जो, अगर उन्हें नींद भी आ रही हो तो भी उन्हें जगना है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को देखना है। बच्चा रो रहा है, बच्चा भूखा है, उसको नहलाना है, धुलाना है, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि पेरेंट्स जो होते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। अपनी ज़रूरतें जो होती हैं उनके लिए द्वितीयक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो परिवार में सदस्य होते हैं उनका अपना उत्तरदायित्व भी होता है। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की। ये हम सभी को पता है कि परिवार ही एक ऐसी इकाई होती है जो कि अपने परिवार के सदस्यों को ये बताती है कि हमें अपने परिवार से बाहर लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना ही अगर सोचें कि परिवार ही जो होता है वो बच्चों को सोशलाइज करता है, उनका जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो परिवार में ही होता है, तो इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, नहीं करना है, ये समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं और उसी प्रकार से लोगों से व्यवहार करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में सामाजिक नियंत्रण खुद भी बना रहता है, क्योंकि प्रत्येक परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके अपने खुद के उत्तरदायित्व होते हैं, उनके अपने एक वेल डिफाइंड रहता है कि हमें कैसे काम करना है, किससे कैसे व्यवहार करना है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योगदान अपना देती हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो मनमाने ढंग से विवाह सूत्र में बंद कर परिवार का निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि नहीं हम ऐसे ही शादी कर लिए हैं और हम परिवार बना लिए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। साथ में हमारी जो समाज के नियम हैं या खुद परिवार के ही विवाह के नियम हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उसको मानते हुए और ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरीके से हम देखें तो जो सामाजिक नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका उल्लंघन माना जाता है, उन्हें हमें पालन करना ही होता है।
भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बनाए जा चुके हैं। जैसा कि अगर आप लोगों को पता हो तो 1954 का जो विशेष विवाह अधिनियम है तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम है। ये जो है ये अधिनियम विवाह किस प्रकार से होना चाहिए, किससे होना चाहिए और इस प्रकार से परिवार जो बनता है, परिवार की संरचना हमें देखने को मिलती है, उसको नियमित करता है या फिर नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं कि परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। तो अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में हम बात करें, पूरे विश्व में, तो परिवार का अनेक रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे हम कहें तो एक समिति के रूप में परिवार को अगर हम देखें तो अस्थाई भी होती है और अस्थाई भी होती है। कैसे? अगर हम बात करते हैं कि परिवार जो होता है वो माता पिता और बच्चों से मिलके होता है। यही तो परिवार की संरचना है। बेसिक संरचना तो यही है, माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी आती है कि सपोज माता पिता में डाइवोर्स हो गया या इनके बीच में तलाक हो गया, तो ये जो होता है विवाह विच्छेद हो जाता है और परिवार जो है वो अस्थायी प्रकृति के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि तलाक की स्थिति आ जाए या फिर विवाह विच्छेद हो जाए या फिर कुछ और भी स्थिति आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता में से दोनों की मृत्यु हो जाए या फिर कुछ इसी अनहोनी सी हो सकती है। लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक रूप से देखें तो परिवार का जो अस्तित्व है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चे हैं, उन बच्चों से तो परिवार का फिर से निर्माण हो जाएगा। तो जो परिवार का हमें एक अस्तित्व है, अस्थाई स्वरूप है, वो हमें ज़रूर देखने को मिलता है और यही जो स्वरूप अस्थायित्व का है, यही परिवार को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायता करता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो हम आदिम समाज की बात करें, आदिकाल की बात करें, या फिर आज के सभी समाज की बात करें, आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, हमें परिवार किसी न किसी रूप में ज़रूर अस्तित्व में दिखाई दिया है। तो दोस्तों, आज हम लोग परिवार की आंखें में अर्थ परिभाषा क्या थी, विभिन्न विचारकों के कथन क्या थे, उसको हम लोग देखे। परिवार की विशेषताएं क्या हैं, इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में परिवार से रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग परिवार की उत्पत्ति आखिर में कैसे हुई है, इसके पीछे बहुत सारी सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए आप लोग, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो एक कनेक्टिविटी सी लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक तरफा सिर्फ पढ़ा रही हूँ। आप लोगों का फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आता हो, या मेरे पढ़ाने के पैटर्न में आप लोगों को कुछ सुधार की ज़रूरत हो कि मैम थोड़ा सा आप इस तरीके से समझा देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों के अगर ओपिनियन हमको मिलेंगे तो मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करने में काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताया करिए हमें आप लोग कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लगता है या नहीं अच्छा लगता है, तो भी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।